हमें ये बेच दिया गया है कि पीएच का संबंध डाइट, नींबू, पेशाब में रंगीन स्ट्रिप्स और शुद्ध अम्लता या क्षारीयता से है। और तुम्हें बताया गया है कि अगर तुम अम्लीय हो तो इसका मतलब है कि तुम गलत खाते हो, और अगर तुम क्षारीय हो तो इसका मतलब है कि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति हो। लेकिन असल में ये एक पूरी तरह से सतही नजरिया है, रसायन विज्ञान का। और मैं तो कहूंगा कि ये लगभग स्कूल के पहले साल के स्तर जैसा है। आज हम कण भौतिकी तक उतरेंगे, क्योंकि किसी ने भी तुम्हें ये नहीं समझाया कि पीएच असल में क्या है। असल में, और निश्चित रूप से ये केवल एक रासायनिक माप नहीं है। पीएच अपनी मूल प्रकृति में एक जैविक वोल्ट मीटर है। और जब कोई विशेषज्ञ डॉक्टर आपको विस्तार से ये बताता है कि आपके शरीर का कोई विशेष ऊतक अम्लीय हो चुका है, तो असल में वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि उस ऊतक ने अपनी महत्वपूर्ण विद्युत धारण करने की क्षमता को पूरी तरह से खो दिया है। उसने अपने भीतर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनों को भी खो दिया है। वो अब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। वो गंभीर रूप से ऑक्सीकरण की स्थिति में पहुंच गया है, और शायद वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। ऑक्सीकरण वास्तविक रूप में निरंतर होने वाली एक प्रकार की ऊर्जा की चोरी है। और जब हम कहते हैं कि कोई वातावरण क्षारीय है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि वहां नकारात्मक चार्ज की प्रचुरता है, जो आपके शरीर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इस कैथेड्रल के पुनर्निर्माण पर आधारित श्रृंखला के इस वीडियो में हम सतही पोषण के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैं आपको जीवन की विनिमय मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन। और उस एकमात्र नियम के बारे में जो वास्तव में आपके स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है, वो है आपकी कोशिकाओं की विद्युत क्षमता को बनाए रखना। क्योंकि एक स्वस्थ कोशिका और एक कैंसरग्रस्त कोशिका के बीच का अंतर आज के खाने के मेन्यू में नहीं है। यानी ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खाने वाले हैं। ये उनकी अम्लता के सामने वोल्टेज बनाए रखने की क्षमता है। मुझे ध्यान से देखो, जो मैं अब समझाने जा रहा हूं वो असल में सब कुछ का केंद्र है। और यही वो चीज है जो आपकी सेहत को समझने का तरीका बदल देगी, या बदलना चाहिए। ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप इसे एक बार में विस्तृत रूप से और गहराई से समझ सकें, मैं अब रसायन शास्त्र की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर दूंगा और इसके बजाय ऊर्जा पर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। अपने शरीर को एक बड़े शहर की तरह सोचो, जिसमें सब कुछ सही तरीके से काम करने के लिए विनिमय की मुद्रा है, ताकि पुलिस गश्त कर सके, सड़कें मरम्मत हो सके और रोशनी बनी रहे। वो है इलेक्ट्रॉन, आपके जीवन की ऊर्जा। लेकिन इस शहर में चोर भी है, यानी अम्लीय प्रणाली। और अम्लीय प्रणाली मूल रूप से ये क्या है? ये ऊर्जा का चोल है। और अम्लीय प्रणाली क्या है, आप पूछेंगे? तो अम्लीय प्रणाली की वैज्ञानिक परिभाषा ये है कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रोटॉनों की अधिकता होती है। प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश है, जैसे कोई भूखा बच्चा जिसकी केवल एक ही धुन है, इलेक्ट्रॉनों को चुराना। वो जहां भी जाता है ऊर्जा चुरा लेता है, जो कि मत भूलिए आपकी वो मुद्रा है जिससे आपकी कोशिकाएं स्थिर रह सकती हैं। अपनी त्वचा की एक कोशिका के बारे में सोचिए। उसे लचीलापन चाहिए, और उस लचीलेपन को आकार देने वाली संरचना है कोलेजन। जब प्रोटॉनों की अधिकता होती है, तो ये भूखे चोर केवल ढीले ढाले इलेक्ट्रॉनों की तलाश नहीं करते। नहीं नहीं, ये क्या करते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन को खुद कोलिजन की संरचना से चुरा लेते हैं। इससे कोलेजन की स्थिरता खो जाती है, वो मरोड़ जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और कठोर हो जाता है। और ये कोई रसायन शास्त्र नहीं है, ये तुम्हारी त्वचा का कोलेजन है जो कठोर हो रहा है, या जिसे हम आमतौर पर बुढ़ापा या झुर्रियां कहते हैं। देखा आपने? असल में ये संरचनात्मक ऊर्जा की चोरी का नतीजा है। इसे खाली छोड़ दिया गया। एक क्षारीय प्रणाली बिल्कुल विपरीत होती है, वो दाता होती है। ऐसे भोजन के बारे में सोचो जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो,
जैसे एक मुट्ठी ब्लूबेरी या अच्छा जैतून का तेल। ये वे इलेक्ट्रॉन हैं जो दान करने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारा शरीर इन्हें ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे ये निवेश की पूंजी हो। वो इन्हें जमा करता है कि बैंक खाते में, सेलुलर खाते में, चलो इसे ऐसे ही कहते हैं, ताकि उदाहरण के लिए किसी कोशिका को जो प्रोटॉन की चोरी से क्षतिग्रस्त हो गई है, एक नई प्रोटीन बनाने में मदद मिल सके, या ताकि किसी एंटीबॉडी के पास इतनी नकारात्मक चार्ज हो कि वो किसी इन्वेजर से चिपक सके। क्षारीयता का मतलब है तुम्हारे पास अपनी पुनर्निर्माण के लिए विद्युत पूंजी होला, और इसी वजह से जब कोई ऊतक अम्लीय हो जाता है तो वो सूज जाता है और नष्ट हो जाता है। ये एक असली विद्युत लूट है जो सूक्ष्म स्तर पर होती है। अम्लता दरअसल उन इलेक्ट्रॉनों की चोरी की अभिव्यक्ति है जो हो रही है। असल में अगर ये थोड़ा और ऑक्साइड होगा, रिडक्शन या ओआरपी, ये शाब्दिक रूप से वो वोल्टेज है जो किसी माध्यम के पास चोरी करने या दान करने के लिए होता है। एक अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, यानी यह चुराने के लिए भूखा होता है, और यह अपचयात्मक अवस्था है। यह क्षय की उत्कृष्ट अवस्था है। विद्युत कनेक्शन और एंटीना। और इसके विपरीत आपके पास क्षारीय प्रणाली होती है जो ऊर्जा दान करने वाली होती है। एक क्षारीय प्रणाली इलेक्ट्रॉनों से भरपूर होती है। ये ऐसे है जैसे आपके पास ऊर्जा से भरा बैंक खाता हो जो उपयोग के लिए तैयार हो। ये मूल रूप से एक अपचयन अवस्था में होता है, और ये विपरीत है। ऑक्सीकरण की अवस्था के विपरीत ये अनाबोलिक अवस्था है, मरम्मत की अवस्था है। तो अब अगर हम स्वयं कोशिका की बात करें तो आप ये सोचिए, हर स्वस्थ कोशिका एक नकारात्मक चार्ज वाली बैटरी होती है। इसके अंदर एक चार्ज की हुई बैटरी होती है जो क्षारीय अवस्था में होती है। और एक स्वस्थ कोशिका और एक ऐसी कोशिका जो क्षय होना शुरू कर देती है, उनके बीच का अंतर उस रसायन में नहीं है जो आप अंदर डालते हैं। यानी ये नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि उस चार्ज की भौतिकी में है जिसे वो बनाए रखती है। यानी उसकी वो क्षमता कि वो अम्लता के सामने वोल्टेज को बनाए रख सके। और इसी वजह से जीवन इतना हास्यास्पद रूप से संकीर्ण दायरे में घटित होता है। हमारा रक्त, वो नदी जो महान शहर को जीवन देती है, केवल 7.35 से 7.45 के पीएच के बीच ही बह सकता है। अगर हम 7.35 से नीचे गिर जाते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसे एसिडोसिस कहा जाता है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, यह आपको मृत्यु के कगार पर ले आता है। और आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन ऐसा क्या है इतना विनाशकारी? और यहीं पर भौतिकी और जीव विज्ञान एक साथ जुड़ते हैं। जब वो वोल्टेज यानी पीएच गिरता है तो आपके शरीर की प्रोटीनें, जो वे संरचनाएं हैं जो हर काम करती हैं, बस डिनेचरेट हो जाती हैं। सोचिए कि आपकी एंजाइम्स, आपके संदेशवाहक, आपके एंटीबॉडीज, ये सचमुच ऐसा है जैसे वे पिघल जाए। वे अपनी त्रिआयामी संरचना खो देते हैं, और इसलिए वे अपना कार्य खो देते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे नेशनल ग्रिड का विद्युत वोल्टेज का स्तर अचानक इतना अधिक गिर जाए कि पूरे शहर के तमाम महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट्स एक साथ पूरी तरह से जलकर खराब होने लगे। अगर ऐसा होता है तो शहर लकवे और विद्युत अराजकता में चला जाता है। सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्षारीयता कोई न्यू एज फैशन या स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जाने वाली कोई मार्केटिंग की चालाकी नहीं है। नहीं, असल में क्षारीयता वो महत्वपूर्ण भौतिक और विद्युत अवस्था है जो आपके शरीर के भीतर विद्युत ऊर्जा के निरंतर और सुचारू प्रवाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपके शरीर की सभी प्रोटीन अपनी जटिल संरचना को सही ढंग से बनाए रख सकें और मूल रूप से आप या हम पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित बने रह सकें। और यहीं पर हम उस बात से जुड़ते हैं जो मैंने तुम्हें तीसरे वीडियो में पानी के बारे में बड़ी झूठ के बारे में बताई थी।
तुम्हारा डीएनए सिर्फ एक रासायनिक कोड नहीं है, ये एक एंटीना है। जब वोल्टेज अम्लता के कारण गिरता है तो केवल संरचना ही नहीं रहती, बल्कि होता यह है कि डीएनए की एंटीना शोर से भर जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये ऐसा है जैसे आप बिना बैटरी वाली रेडियो से स्वास्थ्य का स्टेशन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो। चिकित्सा का आदेश, मरम्मत का आदेश, यह आदेश बस अपने गंतव्य तक स्पष्टता से नहीं पहुंच पाते। इसीलिए क्षारीयता वो भौतिक और विद्युत स्थिति है जो आवश्यक है ताकि तुम्हारे शरीर की बिजली प्रवाहित हो सके और तुम्हारे प्रोटीन अपनी संरचना बनाए रख सकें, और सबसे बढ़कर ताकि तुम्हारा डीएनए जीवन की आवृत्ति के साथ ट्यून हो सके। अब तुम जान चुके हो कि वोल्टेज ही कुंजी है, और ये हमें एक और सच्चाई की ओर ले जाता है जो मैंने तुम्हें पिछले स्क्रिप्ट में बताई थी जब मैं तुमसे बात कर रहा था, डोसा के बारे में। बैटरियां एक जैसी होते हैं। कुछ इंसानी शरीर बहुत ही कम समय में अपनी ऊर्जा और वोल्टेज खो देते हैं, कुछ शरीर अत्यधिक गर्म और उत्तेजित हो जाते हैं, और कुछ बस उस ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित करके वहीं पर रोक कर रख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि अपनी व्यक्तिगत बैटरी को कैसे संभालना है, चलो पहले ये समझते हैं कि शरीर किस तरह से ये सुनिश्चित करता है कि ये विद्युत आपदा हर पल ना हो। क्योंकि आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, आप अपने भीतर निरंतर और नियमित रूप से अम्लता पैदा कर रहे हैं, और आपके शरीर के पास एक ऐसी रक्षा योजना है जो वाकई अत्यंत विस्मयकारी और प्रभावशाली है। अब तुम समझ चुके हो कि अम्लता इलेक्ट्रॉनों की चोरी है, और ये विद्युत आपदा तुम्हारी संरचनाओं को पिघला देती है। तो अच्छी खबर यह है कि शरीर असहाय नहीं है। ये नहीं होने देता कि वो विद्युत ऊर्जा हर पल घटित हो, और असल में तुम खुद मेटाबॉलिक एसिड्स बना रहे हो, विशेष रूप से लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, हर समय सिर्फ जीवित रहने और सांस लेने के कारण। और वाई के पास एक अविश्वसनीय रक्षा योजना है। बिजली के उस लूटपाट से बचाव की आपकी पहली रक्षा पंक्ति बफर सिस्टम है। इन्हें शहर की दमकल गाड़ियों की तरह समझें, जो आग बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अंग्ल सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो बात जो आपकी जान बचाती है, मिनट दर मिनट, ये बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड प्रणाली है। यही तुम्हारे पीएच संतुलन का असली इंजन है। और यहाँ जैविक जटिलता एक सचमुच सरल संतुलन समीकरण में बदल जाती है, जिसमें तुम ही ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक हो। एक तरफ अम्लीय पक्ष है और दूसरी तरफ क्षारीय पक्ष। अम्लीय पक्ष आग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2, जो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड CO3 में बदल जाता है, और ये अम्ल अस्थिर होता है। तुम इसे सांस के जरिए बाहर निकालते हो। और दूसरी ओर क्षारीय पक्ष है जो बुझाने वाला है, ये बाइकार्बोनेट है, HCO3। महान वास्तविक बफर जो उन स्थायी अम्लों को निष्क्रिय करता है जिन्हें तुम सांस के जरिए बाहर नहीं निकाल सकते। कला इसमें है कि ये रक्षा प्रणाली तुम्हारे दो सबसे महत्वपूर्ण अंगों को शामिल करती है। पहले हैं फेफड़े, जो वेंटिलेटर का काम करते हैं। ये वही है जो अस्थिर अम्लीय घटक को संभालने का काम करते हैं। अगर तुम्हारा शरीर ये महसूस करता है, ध्यान दो कि तुम अपने आप अम्लीय हो रहे हो, सांस लेने की गति बढ़ा देता है ताकि तुम ज्यादा CO2 यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सको। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है जैसे कि तुम बिना किसी देरी के तुरंत ही अपनी इस अम्लीय बोझ को चिमनी से पूरी तरह से बाहर निकालकर फेंक रहे हो। इसीलिए गहरी सांस लेना सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। असल में ये एक इलेक्ट्रिक और केमिकल टूल है अम्लीय बोझ को बाहर निकालने के लिए। और फिर दूसरे नंबर पे आते हैं गुर्दे, जो असली रिसाइकलिंग मैनेजर हैं। गुर्दे क्षारीय घटक को संभालते हैं और बाइकार्बोनेट HCO3 की गुणवत्ता और मात्रा को समायोजित करते हैं, जिसे तुम अपने शरीर में रखते हो, साथ ही प्रोटॉन की मात्रा को भी।
जो तुम पेशाब के जरिए बाहर निकालते हो। ये दीर्घकालिक रूप से सबसे बड़े नियंत्रक हैं और तुम्हारी असली रणनीतिक क्षारीयता की रिजर्व हैं। हालांकि ये बफर सिस्टम, ये कुशनिंग सिस्टम काम करने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, और वो कच्चे माल असल में वे खनिज हैं जो जिनका मैंने तुम्हें इस सीरीज में पहले भी कई बार जिक्र किया है। वे हैं लवण या इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके बिना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास आग बुझाने के लिए पानी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। तुम्हारे रक्षा तंत्र का असली रत्न, जो इस स्क्रिप्ट को उन -90 मिलीवोल्ट के वोल्टेज से जोड़ता है जिसका मैंने पिछले स्क्रिप्ट्स में जिक्र किया था, वो है सोडियम पोटेशियम पंप। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह पंप केवल लवणों को ही इधर उधर करता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से विद्युत संबंधी है। ये तुम्हारी कोशिका का विद्युत जनरेटर है। इसका काम ये सचमुच थकता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी कोशिका के अंदरूनी हिस्से को एक स्थिर वोल्टेज पर बनाए रखता है, जिसे आदर्श रूप से सामान्यतः -90 मिलीवोल्ट्स माना जाता है। और ये ऐसा कैसे करता है? ये एक ग्रेडियंट बनाता है, हर 3 सोडियम आयनों को बाहर निकालता है और हर 2 पोटेशियम आयनों को अंदर लाता है, जिससे एक असंतुलन उत्पन्न होता है। ये लगातार बना रहने वाला असंतुलन। धन्यवाद। यही असंतुलन वो विद्युत तनाव उत्पन्न करता है जो तुम्हें जीवित रखता है। दूसरा, अम्लता को बाहर निकाल। इस नकारात्मक वोल्टेज को क्षारीय आंतरिक भाग में प्राप्त करने के लिए कोशिका को सक्रिय रूप से सकारात्मक प्रोटॉनों को बाहर निकालना पड़ता है, और सोडियम पोटेशियम पंप लगभग उस दरबान की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि ये ऊर्जा के चोर अंदर न घुस जाएं। यहीं से अधपतन, डीजेनरेशन की कुंजी आती है। जब तुम्हारा पंप खनिजों की कमी के कारण, जो उसका ईंधन है और जिसे मैंने बताया था कि वही उसे ऊर्जा देता है, या फिर रोशनी की कमी या अत्यधिक तनाव के कारण जो उसे ओवरलोड कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो वो ढह जाता है, वोल्टेज गिर जाता है और प्रोटॉन कोशिका के अंदर भरने लगते हैं। वोल्टेज -90 मिलीवोल्ट से गिरकर -20 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। दूसरा, इससे आंतरिक रूप से बहुत अधिक अम्लता उत्पन्न होती है, और इसी क्षण, क्योंकि इसी समय कोशिका के अंदर अम्लीयता आ जाती है। और तीसरा, संभावित वारबर प्रभाव, जिसका अर्थ है कि इतनी कम वोल्टेज पर अम्लीय कोशिका भौतिकी के अनुसार ऑक्सीजन लेना बंद कर देती है और शर्करा का किण्वन शुरू कर देती है। किण्वन का परिणाम यह होता है कि और भी अधिक लैक्टिक एसिड बनता है और वोल्टेज एक दुष्चक्र में और भी नीचे चला जाता है। यही है अपक्षय की उत्पत्ति। और यहां मैं एक क्षण के लिए रुकना चाहूंगा। मैं उस प्रतिभाशाली दिमाग का नाम और उपनाम देना चाहता हूं जिसने इस खोज की। धन्यवाद। इस विद्युत आपदा का नाम है ओटो वॉरबर्ग। ये सज्जन एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1931 में कोशिकाओं के श्वसन पर अपने अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। वारबर्ग केवल एक रसायनज्ञ नहीं थे, वे पुराने स्कूल के एक जैव भौतिक शास्त्री भी थे जिन्होंने ये पूरी तरह समझा कि जीवन ही विद्युत है। और जो उन्होंने खोजा, जो आज भी ऑन्कोलॉजी, कैंसर विज्ञान की बुनियाद है, वो ठीक वही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने देखा कि जहां एक स्वस्थ कोशिका ऑक्सीजन को पसंद करती है और उसका उपयोग ऊर्जा को बहुत कुशलता से जलाने के लिए करती है, जिसे ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन या ऑक्सीकरणीय श्वसन कहा जाता है, वहीं अपक्षयित या स्पष्ट रूप से कहें तो कैंसर कोशिकाएं अपना तरीका बदल लेती हैं, और ये अपक्षयित कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करना बंद कर देती हैं और शक्कर को किण्वित करने की आदी हो जाती हैं, जो कि एक बहुत तेज प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही बहुत गंदी और सबसे बढ़कर अम्लीय भी होती है। रोचक बात यह है कि ये कोशिकाएं ऐसा तब भी करती हैं जब, धन्यवाद, उनके पास अभी भी ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। और यहीं से हमारे वीडियो का संबंध शुरू होता है। वॉरबर्ग ने इसे खोजा, माफ कीजिए, उन्होंने इसे एक रासायनिक घटना के रूप में वर्णित किया।
हालांकि आज हम वोल्टेज की अवधारणा के कारण जानते हैं कि इस बदलाव का कारण रासायनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से विद्युत है। -20 मिली वोल्ट्स पे एक कोशिका के पास अब इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को अपने इंजन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर धकेल सके, जिसके बारे में वैसे मैं आपको कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। वो इतनी अधिक डिस्चार्ज हो चुकी है, इतनी अधिक अम्लता से भर गई है कि उसके पास जीवित रहने का एकमात्र विकल्प बेतहाशा किण्वन करना है। ये कुछ ऐसा बन जाता है जैसे कोशिका अपने वोल्टेज के गिरने से बचने के लिए भाग रही हो। इसलिए वारबर्ग प्रभाव केवल विकृत कोशिका की कोई जैविक सनक नहीं है, बल्कि ये इसका भौतिक प्रमाण है कि कोशिका अम्लता के खिलाफ अपनी विद्युत युद्ध हार सकती है, और जब ऐसा होता है तो वो कैसे प्रतिक्रिया करती है। ये एक आपदा की कहानी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और अंत में ये नींबू खाने की बात नहीं है ताकि आप क्षारीय बन जाए, जैसे कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं। नींबू स्वाद में अम्लीय है, हाँ, लेकिन उसकी चयापचयी दहन के बाद वो एक खनिज अवशेष छोड़ता है जो सच में पंप के लिए एक आवश्यक कोफैक्टर की तरह काम करता है और प्रोटॉनों को बाहर निकालने में मदद करता है। असल में नींबू में जो महत्वपूर्ण है वो उसका स्वाद नहीं है, ये आपकी झिल्ली में अंतिम विद्युत परिणाम है। आपका शरीर अम्लता प्रबंधन की एक प्रणाली है जो दो स्तरों पर काम करती है। एक तरफ जैव रासायनिक रूप से फेफड़े और गुर्दे जो प्रणालीगत स्तर पर बफर का काम करते हैं, और दूसरी तरफ जैव विद्युत रूप से सोडियम पोटेशियम पंप जो आपको कोशिकीय स्तर पर बचाता है, शारीरिक रूप से अम्लीय चार्ज को बाहर निकालते हुए, ताकि आपकी मरम्मत वोल्टेज को लगभग -90 मिली वोल्ट के स्तर पर बनाए रखा जा सके। अगर आपके पास वोल्टेज नहीं है तो कोई रक्षा नहीं है, अगर आपके पास खनिज नहीं है तो पंप रुक जाता है। अब मैं इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समझ और जानकारी को कोशिका के मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी मास्टर पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में उस गहन और अंतिम वास्तविक सत्य को अच्छी तरह समझ सकें। हमने साथ मिलकर वाकई एक बेहद दिलचस्प सफर तय किया है। अब आप जानते हैं कि अम्लता वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की चोरी है, और आप ये भी जानते हैं कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप उन चोरों को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करता है और अपने मरम्मत वोल्टेज को कम से कम 90 मिली वोल्ट के आसपास रखें। लेकिन उस पंप को ईंधन कौन सप्लाई करता है? क्या आपने इस बारे में सोचा था? इलेक्ट्रॉन नामक उस मुद्रा को प्रचलन में कौन लाता है? तो अब मैं तुम्हें उस मुख्य विद्युत संयंत्र तक ले जाने की कोशिश करूंगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बात की है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दुनिया भर में बहुत सारे लोग शायद यही कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में कोशिका का सबसे मुख्य पावर हाउस या इंजन है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं कि ये एक अत्यंत जटिल वोल्टेज उत्पन्न करने वाली मशीन है। माइटोकॉन्ड्रिया का असली रहस्य एक प्रक्रिया में छुपा है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, जिसे सीटीई भी कहते हैं। नाम से डरना मत, सच में ये प्रक्रिया सरल और शक्तिशाली है। कन्वेयर बेल्ट। तुम कल्पना करो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक विशाल कन्वेयर बेल्ट है। इस बेल्ट पर इलेक्ट्रॉन जो जीवन की मुद्रा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में कूदते रहते हैं। और फिर आती है प्रोटॉन पंप। हर बार जब कोई इलेक्ट्रॉन कूदता है तो उस छोटी सी ऊर्जा की चिंगारी का इस्तेमाल प्रोटॉन को पंप करने के लिए किया जाता है बाहर की ओर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां वोल्टेज आ पाए इन सभी प्रोटॉनों को बाहर की ओर धकेलते हुए, उन्हें कंपार्टमेंट से बाहर निकालते हुए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज बनता है। और जब ये प्रोटॉन जो दबाव में है वापस अंदर आते हैं तो वे एक छोटी टरबाइन को घुमाते हुए आते हैं जो प्रसिद्ध एटीपी ऊर्जा पैदा करती है, जिसके बारे में मैंने तुमसे कई बार बात की है। और यही असल में हमारी ऊर्जा का स्रोत है।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। अगर वो कन्वेयर बेल्ट काम नहीं करती तो प्रोटॉन पंप नहीं होते, और अगर वे पंप नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता? वे जमा हो जाते हैं, वोल्टेज गिर जाता है, और आंतरिक अम्लता खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अम्लता मूल रूप से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोटॉनों के प्रबंधन में विफलता है। ये उस स्थिति का परिणाम है जब वोल्टेज बनाने वाली मशीन बस रुक जाती है। बहुत अच्छा। अब मैं इसे तुम्हारे लिए पूरी तरह से और भी अधिक विस्तार और गहराई के साथ बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। क्या तुम्हें याद है कि H2O की महान झूठ पर तीसरी स्क्रिप्ट में हमने पानी के बारे में बात की थी? साधारण H2O, सामान्य पानी जो तुम ग्लास में पीते हो, उसे भूल जाओ। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था, वास्तव में कहीं अधिक जटिल है। वैज्ञानिक डॉक्टर जेराल्ड पोलाक ने यह सिद्ध किया कि पानी जैविक सतहों के साथ, जैसे कि तुम्हारी कोशिकाओं की झिल्लियां, एक विशेष परत बनाता है जिसे उन्होंने नाम दिया था एक्सक्लूजन जोन, ई हेड। वाटर या H3O2, ये ईजेड वाटर वही है जिसे पानी का चौथा चरण कहा जाता है, और इसमें एक अद्भुत विशेषता होती है। क्या? ऋणात्मक रूप से चार्ज है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। इसलिए संरचित पानी के बारे में ऐसे सोचो जैसे ये एक छोटी तरल बैटरी है जो तुम्हारी सभी कोशिकाओं को ढकती है। और ये ऋणात्मक चार्ज जो पानी में झिल्ली के पास होता है, वही है जो निष्क्रिय रूप से कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बनाए रखने में मदद करता है, क्षारीय और एंटी वोल्टेज के साथ उच्च, यहां तक कि इससे पहले कि सोडियम पोटेशियम पंप को सक्रिय होना पड़े। और तुम्हें क्या लगता है कि इस बैटरी को कौन चार्ज करता है? प्रकाश, खासकर इंफ्रारेड लाइट, जो सूर्य के प्रकाश का एक अदृश्य और बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। यही वो ऊर्जा है जो इसे चार्ज करती है। ये संरचित पानी की बैटरी, जब ये इंफ्रारेड लाइट प्राप्त करती है तो ये नकारात्मक चार्ज फैल जाता है, जिससे झिल्ली के स्थान को साफ और विद्युत संभावना युक्त बनाए रखता है। यानी बिना रोशनी के ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, पानी अव्यवस्थित हो जाता है, और फिर से वोल्टेज गिर जाता है। और अगर ये सब भी आपके लिए कम था, तो जरा विस्तार से सोचो कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन दाता आखिर कौन हो सकता है? पृथ्वी। जब आप अर्थिंग करते हैं या जब आप पृथ्वी से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्क्रिप्ट्स में बताया था, जैसे कि आप नंगे पांव चलते हैं, उदाहरण के लिए, ये एक तरीका है, तो आप सचमुच अपने शरीर को सबसे स्थिर इलेक्ट्रॉन स्रोत से जुड़ रहे होते हैं जो मौजूद है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी सेलफोन की बैटरी को ग्रह के चार्जर में लगाते हैं, ताकि आप रोजमर्रा की अम्लता और ऑक्सीकरण के खिलाफ लड़ाई में खोए हुए इलेक्ट्रॉनों को फिर से चार्ज कर सकें। इसलिए अम्लता की समस्या कभी भी केवल आपकी डाइट नहीं रही है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसे ध्यान में रखें। पहला कारण है माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर, जब ट्रांसपोर्ट बेल्ट रुक जाती है और पंप नहीं करती, प्रोटॉन बाहर। दूसरा कारण है जल संबंधी फेलियर, जब संरक्षित पानी प्रकाश की कमी के कारण डिस्चार्ज हो जाता है। और तीसरा है रखरखाव में खराबी, जब सोडियम पोटेशियम पंप का ईंधन खत्म हो जाता है, यानी खनिज या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, जिससे बचे हुए चोरों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। बीमार होना मतलब ऑक्सीकृत होना है, और ऑक्सीकृत होना बस यही है कि आप इलेक्ट्रॉनों को खो रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके शरीर रूपी महान गिरजाघर में विद्युत क्षमता की हानि है। हम अपनी कैथेड्रल के पुनर्निर्माण के इस महत्वपूर्ण हिस्से के अंत तक पहुंच गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये अवधारणाएं आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अगर इस वीडियो से आपको अंत में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, तो वो ये होनी चाहिए: बीमार होना मतलब ऑक्सीकृत होना है, और ऑक्सीकृत होना सचमुच जीवन की मुद्रा
यानी इलेक्ट्रॉन को खोना है। यही वो जगह है जहां आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सबसे बड़ी खोज ये है कि अम्लता और ऊर्जा की चोरी का समाधान कोई जगती में है। समाधान एक शुद्ध विद्युत संप्रभुता का कार्य है, और वो है अपने शरीर को वे 3 भौतिक स्थितियां लौटाना जिनकी उसे ये लड़ाई जीतने के लिए आवश्यकता है। हमने पीएच को एक साधारण माप के रूप में देखना शुरू किया था। रासायनिक एक पैमाना जो ये मापता है कि आपके पास कितने चोरी करने वाले प्रोटॉन हैं, से लेकर इसे समझने तक। जैसा कि ये वास्तव में एक जैविक वोल्ट मीटर है। एक वोल्ट मीटर जो ये मापता है कि आपके पास अपनी रक्षा के लिए कितनी विद्युत शक्ति या क्षमता बची है। जो 3 क्रियाएं मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, वे कोई पोषण संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह आपके दिन के मेनू पर निर्भर नहीं करता। ये 3 तरीके हैं आपके जैविक वोल्टमीटर को उसकी अधिकतम क्षमता तक ले जाने के, लगभग -90 मिलीवोल्ट तक। और वोल्टेज और सामंजस्य को बहाल करने के लिए ये 3 तकनीकी क्रियाएं हैं जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं। पहला, निवेश पूंजी, इलेक्ट्रॉन्स। ऋणात्मक चार्ज देने वाला पहला कदम है इसकी पूर्ति करना, वे इलेक्ट्रॉन्स जो आपसे छीन लिए थे। और ठोस क्रिया नंबर 1 है रोजाना अर्थिंग करना। नंगे पांव गीली घास या रेत पर चले, क्योंकि आप सचमुच अपने शरीर को सबसे स्थिर इलेक्ट्रॉन स्रोत यानी धरती से जोड़ रहे हैं जिस पर हम रहते हैं। दूसरी, ठोस क्रिया। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उच्च क्षमता वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ऋणात्मक रेडॉक्स यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता हों, जैसे क्लोरोफिल से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां या लाल फल। उदाहरण के लिए इसका रंग ही इसका आवेश है। दूसरा, सही वोल्टेज यानी झिल्ली। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए ईंगाएं। इसका काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा चरण यह सुनिश्चित करना है कि आपके सेल जनरेटर यानी पंप के पास प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ईंधन हो। श्योर। यहां पहला ठोस उपाय बहुत आसानी से उच्च गुणवत्ता वाले लवण और उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करना है। प्रोसेस टेबल सॉल्ट से बचें और इस्तेमाल है उच्च गुणवत्ता वाला समुद्री नमक, सेल्टिक नमक या हिमालयन नमक या समुद्री प्लाज्मा, जो कि याद रखें आइसोटोनिक समुद्री जल है, ताकि आपके शरीर को खनिजों और इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा स्पेक्ट्रम मिल सके। और एक और, आपके पास एक ठोस उपाय बचता है। 2 भी हैं। सांस लें, अपनी अम्लता को नियंत्रित करें, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ये आपकी त्वरित उपकरण है CO2 के निष्कासन को तेज करने के लिए, जो एक वाष्पशील घटक है, और इसे अपने फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकालना है। तीसरा, एंटीना के साथ ट्यूनिंग, मूल रूप से पानी और प्रकाश का क्रम। ये तीसरा कदम है, एंटीना को साफ करना और अपने आंतरिक जल को व्यवस्थित करना। और यहां पहली ठोस क्रिया है जागा। इंफ्रारेड, सूरज के संपर्क में आए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। सूरज की इंफ्रारेड रोशनी वो ऊर्जा है जो आपके संरचित जल या ईदी जल की नकारात्मक चार्ज को फैलाती है और आपकी तरल बैटरी को चार्ज करती है। और फिर एक दूसरी ठोस क्रिया है जो आप कर सकते हैं, जो और भी आसान है। शोर बंद करते हैं। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन और उपकरणों की नीली रोशनी से बचें। ये कृत्रिम नीली रोशनी की तीव्र किरणें आपके शरीर के भीतर मौजूद संरचित जल को पूरी तरह असंतुलित और अस्त व्यस्त कर देती हैं। और इसके साथ ही ये आपकी कोशिकाओं की झिल्ली का वोल्टेज भी बंद कर देती हैं, क्योंकि आपका आंतरिक तंत्र बाहरी शोर और व्यवधान से पूरी तरह भर जाता है। वास्तव में ये आपके DNA की सूक्ष्म एंटीना संरचनाओं को भी गहराई से प्रभावित करती है। जो एक थकी हुई बैटरी थी, अचानक जीवन की संभावनाओं के साथ फिर से चमकने लगती है। आपका शरीर टूटा हुआ नहीं है। उसे केवल इसी एक चीज की आवश्यकता है कि परम उत्तरदायी और कुशल इंजीनियर यानी कि आप उसे उसकी खोई हुई विद्युत संप्रभुता पूर्ण रूप से पुनः प्रदान करें।
तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम साथ मिलकर इस यात्रा को जारी रखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते आओ। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता